हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, लेसन 4, फर्स्ट फ्लाइट बुक से क्लास 10th। तो आज हम ये लेसन पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये एनी फ्रैंक कौन थी। तो एनी फ्रैंक का जो पूरा नाम था वो था एनीलिस मैरी एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का जन्म जो है 12 जून 1929 को हुआ था, 12 जून 1929 को हुआ था। और वो एक जर्मन थी और उसकी जो डेथ हुई थी वो 1945 में हो गई थी, फरवरी या मार्च का महीना था। इसका मतलब है कि उसकी जब डेथ हुई थी तो उसकी जो एज थी वो लगभग 16 ईयर्स थी, 15 और 16 ईयर्स। तो वो एक जर्मन थी लेकिन बोर्न ज्यूइश गर्ल, यानी कि वो एक यहूदी थी। धर्म जो था उनका वो ज्यूइश था, एक यहूदी थी वो। who wrote while in hiding with her family and for friends in Amsterdam during the German occupations of the Netherlands in World War II। और उन्होंने जो है ये डायरी कब लिखी थी? जब वो छिपी हुई थी अपने परिवार और अपने और 4 मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में, जब जर्मनी ने जो है नीदरलैंड पर ऑक्यूपाई कर लिया था वर्ल्ड वॉर सेकंड में। एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि जो ये एनी फ्रैंक थी यहूदी थी और ये जर्मनी में जो है इसके पेरेंट्स रहते थे। लेकिन जर्मनी पर जब हिटलर का राज हुआ तो हिटलर जो था वो यहूदियों से बहुत चिढ़ता था। नाजी जो थे, नाजी लोग, वो यहूदियों से चिढ़ते थे। और क्योंकि अब हिटलर का राज हो गया था तो अब यहूदियों को वहां पर खतरा था। तो उसके जो फादर थे वो एम्स्टर्डम आ गए थे, यानी कि वो नीदरलैंड आ गए थे। नीदरलैंड में ये एक जो है रेन है एम्स्टर्डम, तो यहाँ पर वो आ गए थे अपने परिवार के साथ, ताकि वो मतलब उस उनको पहले ही इसका आभास हो गया था कि अब जो है जर्मनी में कुछ गलत होने वाला है, तो वो वहां से बचकर यहाँ पर आ गए थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर भी जो है कुछ टाइम बाद जर्मनी का राज हो जाएगा। तो वर्ल्ड वॉर जब सेकंड होता है तो जर्मनी जो है नीदरलैंड को भी ऑक्यूपाई कर लेती है और अब यहाँ पर भी जो है यहूदियों को खतरा हो गया था। तो जब उनको खतरा हो गया था तो जो एने फ्रैंक के पेरेंट्स थे, एक्चुअली जो एने फ्रैंक के फादर थे ना, ऑटो फ्रैंक, वो बहुत ज्यादा वेल्दी थे। उनके पास मतलब पैसा बहुत था, अच्छा बिजनेस था उनका। उनकी मसालों की फैक्ट्री थी। तो मसालों की फैक्ट्री के ऊपर ही जो है एक रूम था और उसका एक सीक्रेट डोर था। सीक्रेट जो मतलब जो उसकी सीढ़ियाँ थी वो सीक्रेट डोर के पीछे छिपी हुई थी, जो कि सबको नहीं पता था। तो वो अपनी फैमिली को लेकर और उनके साथ और कुछ लोग थे, तो वहां पर वो छुप गए थे इस उम्मीद में कि शायद ये जो है ये वर्ल्ड वार खत्म हो, किसी तरह जो है हिटलर का राज चला जाए और वो फिर सेफली मतलब वापस आ जाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि कितना टाइम लगने वाला है, लेकिन फिर भी वो वहां पर छिपे रहे और लगभग 2 साल तक वो वहां पर छिपे रहे थे। और अब उन्हें उम्मीद भी हो गई थी कि शायद अब वो बच जाए, क्योंकि वो वहां पर रेडियो पर न्यूज सुनते थे कि कब जो है वार खत्म होगा, कब ये युद्ध खत्म होगा। तो लेकिन क्या होता है कि कोई मतलब जो जिन लोगों को पता था कि वो वहां पर छिपे हुए थे, कुछ लोग जो उनकी हेल्प भी कर रहे थे, उनके पास मतलब सामान भिजवा रहे थे, उनमें से ही किसी ने उनको उनके साथ जो है धोखेबाजी कर दी और उनके वहां पर छिपे होने का पता बता दिया था। तो उसके बाद जो सैनिक आए थे वो उनको वहां से पकड़ कर ले गए थे। फिर उनको जो है अलग अलग सेंटर में भेज दिया गया था। वहाँ पर एनी फ्रैंक की डेथ हो गई थी। तो ये जो डायरी थी एनी फ्रैंक ने जब लिखी थी, जब वो एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी। और क्योंकि उस टाइम उनकी कंडीशन क्या थी, दिन में जो है मसालों की फैक्ट्री भी नीचे लोग काम करते थे, तो उनको डर रहता था कि कहीं उन्हें मतलब किसी को भी अगर पता चल गया कि ऊपर कोई छुपा हुआ है तो वो बता देंगे हिटलर को, मतलब उनके जो आर्मी वगैरह है, वो बता देंगे। तो वो दिन में कुछ भी नहीं करते थे, जहाँ पर बैठे हैं सिर्फ वहीं पर बैठे रहते थे। वो हिलते भी नहीं थे, खड़े भी नहीं होते थे कुछ, मतलब जहाँ पर बैठ गए वो जिस तरह जिस सिचुएशन में बैठे हैं उसी सिचुएशन में बैठे रहते थे। उन्हें चलना नहीं था, फिरना नहीं था, कुछ नहीं करना था। तो एनी जो थी वो उस टाइम इस डायरी को लिखती है जब वो मतलब वहां पर 2 साल वो छुपी हुई थी, जब वो खाली थी, उसके पास कोई भी काम करने के लिए नहीं था, वो बोर हो रही थी। तो उस वक्त वो अपनी सारी स्टोरी अपनी उस डायरी में लिखती है। और बाद में जब एने फ्रैंक तो पकड़ी गई थी लेकिन उसकी डायरी वहां पर रह गई थी। बाद में उसकी डायरी जो है उसके फादर को मिली थी। उसके फादर एक अकेले जो है सर्वाइवर बचे थे, उसके फादर ही बचे थे उनके परिवार में, और सब मर गए थे। तो उनको जो है मिली थी वो डायरी, तो फिर उन्होंने उसको प्रिंट कराया था। तो ये शॉर्ट स्टोरी है एना फ्रैंक के बारे में। और जो एना फ्रैंक की डायरी है काफ़ी मतलब बड़ी है वैसे तो, उसमें तो उसने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर उसका सिर्फ छोटा सा पार्ट है, उस टाइम से पहले का पार्ट है, वो भी जब उनको पकड़ा नहीं गया था, मतलब जब तक वो अ, आराम से वो रह रहे थे एम्स्टर्डम में, तो वो वाला पार्ट है। मतलब यहाँ पे हमें पता चलता है कि एने फ्रैंक कितनी जो है खुश मिजाज लड़की थी। लेकिन बाद में उसके साथ काफ़ी कुछ हुआ। बिल्कुल मतलब 15 साल की एज, क्या एज होती है, क्या उम्र होती है, उस एज में वो बीमारी से मर भी गई थी। तो चलिए फिर अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस भी पड़ी हुई है एना फ्रैंक के बारे में, आप लोग जाकर भी देख सकते हैं। एना फ्रैंक सर्च करेंगे तो काफ़ी वीडियोस आ जाएंगी, आप उसकी स्टोरी को देख सकते हैं।
वाकई में मतलब एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है एना फ्रैंक की। तो चलिए देखते हैं कि एना फ्रैंक ने क्या क्या लिखा है अपनी डायरी में। तो वो कहती है, राइटिंग इन अ डायरी एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, कि जो डायरी पर जो लिखना है, मतलब डायरी जो लिखना है, वो वास्तव में जो है एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है। फॉर समवन, समवन किसी भी इंसान के लिए, लाइक मी मेरे जैसे, तो मेरे जैसे इंसान के लिए डायरी लिखना तो बिल्कुल ही जो है स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटर्न एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बट आल्सो बिकॉज, मतलब केवल ये मैंने से पहले कभी कुछ नहीं लिखा, तो ये भी एक रीजन है, लेकिन केवल यही एक रीजन नहीं है। बट आल्सो बिकॉज, लेकिन क्योंकि इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है, डेट लेटर ऑन, कि बाद में, नाइदर आई, ना तो मैं, नॉर एनीवन एल्स, ना ही कोई और व्यक्ति, विल बी इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट होगा, मतलब इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा, इन द म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स होता है विचार, थॉट्स, मेरे थॉट्स पर, ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, एक 13 साल की लड़की के, मतलब एक 13 साल की लड़की जो कि एक स्कूल गर्ल है, स्कूल जाती है, उसके विचारों को कौन पढ़ना पसंद करेगा। मैं लिख तो दूंगी, लेकिन उसे मैं खुद ही नहीं पढ़ना पसंद करूंगी इस चीज को। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो शायद मैं खुद ही ना पढ़ पाऊँ अपनी डायरी में, खुद ही ना मतलब मुझे इंटरेस्ट होगा इसमें पढ़ने के लिए। तो इसलिए ये मेरे लिए तो एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ही है। और हाँ, ये बात तो, मतलब मैं जो डायरी थी ना फ्रैंक को, ये उसके फादर ने उसके 13th बर्थडे पर दी थी, जब 13 साल की। ओह वेल, इट डजेंट मैटर। तो फिर वो आगे कहती है कि चलो जो भी हो, इस बात से कोई फर्क पड़ता भी नहीं कि कोई मेरी डायरी पढ़े ना पढ़े। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना जो है वो अच्छा लग रहा है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और अब तो मुझे नीड भी है, आवश्यकता भी है, टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, यानी कि जितनी भी प्रकार की चीजें मेरे चेस्ट पर है, मतलब एक तरह से होता है ना कि हमारे दिल पर जो बोझ होता है, हमारे दिल में बहुत सारी बातें होती है जो हम किसी से नहीं कह पाते। तो एना फ्रैंक के भी मन में बहुत सारी बातें थी जो वो किसी से नहीं कह पाती थी। तो वो चीजें जो है, अगर वो डायरी पर लिख देगी, तो क्या होगा कि उसके मन से एक तरह से बोझ उतर जाता है। अगर हम अपनी बातें किसी से कह दे या डायरी लिख ले, तो क्या होता है कि हमारा जो मतलब मन है वो बहुत हल्का हो जाता है। तो इसी तरह एना फ्रैंक भी बोल रही है कि उस टाइम जो है मुझे नीड भी है, मतलब इस वक्त मुझे आवश्यकता भी है कि मैं अपने विचार लिख सकूं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, और मतलब बहुत ही गहरी लाइन है कि पेपर जो होता है, जो कागज होते हैं, उनके अंदर बहुत पैसेंस होता है, बहुत ज्यादा जो है धैर्य होता है देन पीपल, पीपल के, मतलब अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों में इतना धैर्य नहीं होता। वो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, अगर आप बैठकर उन्हें अपनी बातें बनाने लगे तो वो कुछ देर में बोर हो जाएंगे, उठकर चले जाएंगे, वो मतलब आपके विचारों को नहीं सुन पाएंगे। लेकिन कागज जो है वो आपके पूरे विचार सुन लेगा, आप उस पर कुछ भी लिख सकते हो, जो मन चाहे वो आप उस पर लिख सकते हो, वो उस तक नहीं करेगा, वो नहीं बोलेगा कि बस रुक जाओ। तो पेशेंस जो है वो पेपर में होता है, काफी गहरी लाइन है। आई थॉट ऑफ दिस सेम, मैंने जो है इस कहावत के बारे में सोचा था, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में, व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा सा निराश महसूस कर रही थी, थोड़ा सा मैं डिप्रेस्ड फील कर रही थी। एंड वाज सिटिंग एट होम, और मैं घर पर बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपने हाथों में अपने चिन को लिए हुए, मतलब जैसे एक सोचने की मुद्रा में बैठ जाते हैं ना, अपने हाथों अपने मतलब जो थोड़ी होती है, स्कूटी होती है, इस पर लगा कर बैठ जाते हैं। तो वो ऐसी वो बैठी हुई थी, वो बोर हो रही थी एंड डिस्ट्रेस, और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। डिस्ट्रेस था विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, मतलब उसमें एनर्जी भी नहीं थी और कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कि वो कुछ काम करे। वो बस खाली बैठी हुई थी, बैठे हुए सोच रही थी, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे और गो आउट, मतलब वो वॉन्डरिंग थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं घर पर ही रुकूं या फिर मैं बाहर चली जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज फ्रूटिंग, लेकिन मैं अंत में वहीं पर रुक गई जहाँ पर मैं बैठी हुई थी, अपने विचारों में खोई हुई, सोचते हुए। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, वाकई में पेपर में जो है, कागज के अंदर ज्यादा जो है पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, और क्योंकि मैं प्लान नहीं कर रही, मैं नहीं पढ़ने दूंगी एनीवन एल्स, किसी को भी, रीड दिस स्टिफ स्टिफ बैक नोटबुक, इस मोटे कवर वाली नोटबुक को। तो उसकी जो डायरी का जो कवर था वो बहुत ही मोटा था। ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, जिसे मैं रेफर कर रही हूँ एक डायरी के नाम से। मेरे पास एक मोटी सी नोटबुक है जिस पर मोटा कवर चढ़ा हुआ है, जिसको मैं डायरी के नाम से रेफर करती हूँ। तो मैं, मतलब पहले तो वो सोचती कि मैं लिखूं ना लिखूं, कौन मेरे विचार पढ़ेगा, फिर वो सोचते कि मैं किसी को पढ़ने भी नहीं दूंगी, तो मेरा जो बनाएगा मैं वो लिख दूं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, कब तक, जब तक कि मुझे एक सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। मैं, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा, जो मेरा रियल फ्रेंड होगा, मैं केवल उसे ही अपनी डायरी
पढ़ने दूंगी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे जो है कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बातें मैं डायरी में लिखूंगी वही बातें मैं अपने एक रियल मित्र को भी बता सकती हूँ, तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर वो मेरी डायरी पढ़ भी ले। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, तो अब मैं जो वापस अपने इस पॉइंट पर आती हूँ, दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव ए फ्रेंड। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्यों जो है मैं डायरी को फर्स्ट प्लेस पर रख रही हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास कोई मित्र नहीं है, कोई मित्र नहीं है मेरे पास जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं, इसीलिए मैं इस डायरी को ही अपना मित्र बना रही हूँ, इसे मैं सबसे पहले अपनी जिंदगी में जगह दे रही हूँ। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं आपको जो है एक स्पष्ट रूप से बात बता दूं, क्योंकि नो वन विल बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, डैट की 13 ईयर ओल्ड गर्ल, कि एक 13 साल की लड़की इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल अकेली है इस संसार में, एंड आई एम नॉट, और वास्तव में मैं हूं भी नहीं। इस बात को ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की अकेली है संसार में, कोई दोस्त नहीं है, और वास्तव में ऐसा है भी नहीं। मेरे पास बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, एंड 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और एक 16 साल की जो है मेरी बहन है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपने मित्र बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक फैमिली है, लविंग आंट्स, प्यार करने वाली आंटी है, एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस, अगर वास्तव में बात करें, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल मेरे पास एक सच्चा मित्र नहीं है। केवल एक सच्चे मित्र को छोड़ दे तो मेरे पास सब कुछ है। मतलब इस बात पर कोई विश्वास करेगा भी नहीं कि मेरे पास कुछ भी नहीं, और वास्तव में ऐसा है भी नहीं। अगर देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं क्या सोचती हूँ कि हैविंग ए गुड टाइम, कि मैं एक अच्छा समय व्यतीत करूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन मैं उनसे किसी चीज के बारे में बातें नहीं कर सकती, केवल ऑर्डिनरी जो है एवरीडे थिंग्स जो होती है, जो कार्य होते हैं रोजमर्रा की जो बातें होती है, मैं केवल उनसे वही कर सकती हूँ। तो यहाँ पर वो कहना चाहती है कि मैं मतलब अच्छा समय अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहती हूँ, लेकिन मैं उनसे अपने बारे में कुछ भी बातें नहीं कर सकती। मैं अभी तक मेरा कोई ऐसा सच्चा दोस्त नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात खुलकर बोल सकूं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम इतने क्लोज नहीं है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, और केवल यही तो प्रॉब्लम है। मैं अपने दोस्तों से रोजमर्रा की तो सारी बातें कर सकती हूँ, लेकिन अपने दिल की बात तो मैं उनसे कह ही नहीं सकती, और यही तो एक समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद हो सकता है ये मेरी ही फॉल्ट हो, मेरी ही गलती हो, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कन्फाइड होता है किसी पर विश्वास करना, अपनी जो प्राइवेट चीजें हैं वो बता देना। तो टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट, यानी कि एक ऐसा इंसान जिस पर हम विश्वास कर सके, हम उसे जो है अपने पर्सनल थिंग्स बता सके। तो वो कहती है कि हो सकता है ये मेरी ही फॉल्ट है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, मतलब मेरे जो मित्र हैं मैं उन पर विश्वास नहीं करती। इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, लेकिन फिर भी जो भी है चीजें बस यही है, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ये बदलेंगी भी नहीं, यानी कि ये कभी चेंज भी नहीं होगी, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसीलिए मैंने अपनी डायरी स्टार्ट की है, क्योंकि मैं दोस्तों से अपनी बातें नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अपनी बातें अपनी डायरी से करूंगी। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, टू एनहेंस द इमेज, एनहेंस होता है मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, जिस का मैं बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी, इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं में। तो ये क्या है, ये डायरी मिल गई है मुझे अब। आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बहुत से लोग क्या करते हैं वो जोट डाउन कर लेते हैं, यानी कि नंबर से लिख देते हैं, भाई इतने बजे मैंने ये किया, फिर उस टाइम मैंने ये किया, फिर इस टाइम मैंने ये किया। डायरेक्ट मतलब अपना पूरे दिन की जो है चीजें लिखी जाती है कि भाई आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, इस टाइम मैंने ये किया, इस टाइम मैं उठा, इस टाइम मैं यहाँ गया, इस टाइम मैं वहाँ गया। तो मैं ऐसे जोट डाउन करके नहीं लिखूंगी जितना कि मतलब जैसे कि लोग करते हैं, बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो डायरी है ये मेरे मित्र बने, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपने इस मित्र का नाम रखती हूँ किटी। तो जो एना फ्रैंक थी उन्होंने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था, वो लिखा था किटी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so.
सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी। अगर मैं ऐसे ही किटी को लिखना शुरू कर दूँ तो कोई भी मेरे वर्ड को नहीं समझ पाएगा, मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। आई वुड बेटर प्रोवाइड, तो इसलिए क्या है कि इससे अच्छा होगा कि मैं अपना एक ब्रीफ स्केच अपनी ज़िंदगी का दूँ, मैं अपने मतलब ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा शुरू से लेकर चलूँ। हालाँकि बस ऐसा है डिस्क्राइब सो, हालाँकि मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है कि मैं अपना शुरू से अपनी लाइफ के बारे में लिखूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा तो मुझे अपने बारे में बताना ही पड़ेगा, ताकि लोगों को जो है मेरे बारे में समझ आ सके। तो ये जो है एना फ्रैंक ने बोला था, तो यहाँ पर जो है एक चीज़ कि ये जो पिक है ये एना फ्रैंक की है। और एना फ्रैंक मतलब बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस गर्ल थी, बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट गर्ल थी, और उसके बहुत ही अच्छे सपने भी थे उसके बहुत सारे। तो ये फ़ोटो जो है उसने अपनी डायरी में चिपकाई थी, और उसपे लिखा भी था कि दिस इज़ अ फ़ोटो, एक फ़ोटो है एज़ आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसी ही दिखूँ, देन आई वुड मे बी हैव ए चांस टू कम टू हॉलीवुड। तो उस वक्त शायद जो है मुझे हॉलीवुड में आने का चांस मिल जाए। यानी कि एना फ्रैंक ने अपनी फ़ोटो लगाई थी और वो कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही हमेशा दिखती रहूँ ताकि मुझे हॉलीवुड में भी चांस मिल सके। ये उसने 10 अक्टूबर 1942 में लिखा था। तो ये जो है उसकी मतलब एक पिक थी। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। हम कहाँ पर आ गए थे? हाँ, तो वो अपनी लाइफ के बारे में कह रही थी ना, जो अपने मतलब अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा-सा बताना पड़ेगा। माय फादर, अब वो अपने मतलब पेरेंट्स के बारे में बताएगी, अपने परिवार के बारे में बताएगी। माय फादर, जो मेरे पिता थे, द मोस्ट एडोरेबल फादर, बहुत ही अच्छे पिता हैं, आई हैव एवर सीन, जो कि मैंने देखा है। मतलब वो कहते हैं ना कि मेरे फादर तो दुनिया के सबसे अच्छे फादर हैं, तो यहाँ पर एनी फ्रैंक भी वही कह रही है। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। तो वो जब 36 साल के थे जब उन्होंने मेरी माता से शादी की। एंड सी वॉज 25, और मेरी माता कितने साल की थी? वो 25 साल की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न, जो मेरी बहन थी मार्गोट, उसका जन्म कब हुआ था? इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में इन जर्मनी, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था इन 1926 को। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म हुआ था 12 जून 1929 ईस्वी को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं जब तक 4 साल की नहीं हुई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे जो पिता थे वो 1933 में क्या हुआ था, वो चले गए थे वहां से। मैंने बताया था ना कि जब हिटलर का मतलब वहां पर राज हो गया था, तो उसके जो फादर थे वो नीदरलैंड चले गए थे, तो वो वहां से एमिग्रेट हो गए थे। और जब वो 4 साल की थी, माई मदर एडिथ होलेंडर फ्रैंक वेंट टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। और जो उसकी मदर थी वो भी हॉलैंड चली गई थी उसके फादर के साथ। कब? सितंबर में, इन 1933। और उसकी मदर का क्या नाम था? एडिथ होलेंडर फ्रैंक। ठीक है, तो वो भी जो है हॉलैंड चली गई थी सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचेन टू स्टे अवर ग्रैंडमदर, लेकिन मुझे और मेरी बहन को हमारी जो दादी माँ थी उसके पास रहने के लिए भेज दिया गया था एचेन। तो उस वक्त जो है केवल उसकी मम्मी और पापा ही जो है हॉलैंड गए थे, ये दोनों लड़कियां नहीं गई थी, क्योंकि उसके फादर को पहले से ही जो है आभास हो गया था कि शायद अब यहाँ पर कुछ गलत होगा। तो हो सकता है कि उसके फादर मतलब वहाँ पर अपना जो बिजनेस थे उसको स्टार्ट करने के लिए वहाँ पर गए हों, ताकि जब वो वहाँ पर अच्छे से सेटल हो जाए तो वो अपने बच्चों को भी वहाँ पर बुला लेंगे। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट जो है दिसंबर में हॉलैंड चली गई। आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और मुझे जो है फरवरी में वहाँ पर भेजा गया, मैं मतलब फरवरी में वहाँ पर आई। व्हेन आई वाज प्लंक डाउन ऑन द टेबल, जब मुझे टेबल पर पटक दिया गया, यानी कि रख दिया गया एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, मार्गोट के बर्थडे प्रेजेंट के लिए। तो फरवरी में क्या था? फरवरी में मार्गोट का बर्थडे था, तो वो बोल रहे हैं कि मानो मुझे मार्गोट के बर्थडे के लिए उसके लिए प्रेजेंट दिया गया हो, मार्गोट को जो है मतलब गिफ्ट दिया गया था मेरे रूप में। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, और उसके बाद जो है मैंने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, जब तक मैं 6 साल की नहीं मैं उसी स्कूल में पढ़ती रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो है मैंने पहली क्लास में एडमिशन लिया, मैंने अपनी फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट की। इन द सिक्स फॉर्म, और जब मैं सिक्स फॉर्म में थी यानी कि छठी क्लास में थी, माई टीचर वाज मिसिस क्यूपेरियस द हेड मिस्ट्रेस। तो मेरी टीचर कौन थी? वो उसका नाम था मिसिस क्यूपेरियस, वो मतलब हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों ही रो रहे थे। एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। तो यानी कि यहाँ पर जो है एने बता रही है कि उनका जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी मिसिस क्यूपेरस, तो उनके साथ बहुत अच्छा मतलब बॉन्ड हो गया था, इतना अच्छा रिलेशन हो गया था कि फेयरवेल के टाइम दोनों रो रहे थे। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की जो गर्मियाँ थी,
ग्रैंडमा फेल इन, दादी माँ बीमार हो गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन भी हुआ। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, तो मेरा बर्थडे जो था उस पर कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, बहुत ही कम सेलिब्रेशन हुआ, ऐसे ही मेरा बर्थडे गुजर गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, अब जो मेरी दादी माँ थी वो 1942 में जनवरी में उनकी मृत्यु हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक, किसी को भी नहीं पता कि हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ, एंड स्टिल लव हर, और मैं उनसे आज भी प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, और अब जो है 1942 आता है, और उनका जो मतलब एनी फ्रैंक का बर्थडे भी आता है। वॉज इंटेंडिंग टू मेक अप फॉर द अदर, तो इस बार जो है उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, मानो मेकअप था वो दूसरे बर्थडे के लिए भी, क्योंकि उनका एनी का जो पहला बर्थडे था इससे 1941 में वो सेलिब्रेट नहीं किया गया था, तो 1942 में जो है उनका बर्थडे सेलिब्रेशन जो था वो बहुत ही ग्रैंड किया गया, ताकि उसकी भी कमी पूरी हो जाए। एंड ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और जो दादी माँ की मोमबत्ती थी उसको भी दूसरी मोमबत्तियों के साथ जलाया गया। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों जो है मतलब अच्छी तरह से जी रहे थे, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम मतलब अब तक सही है। उस वक्त तक जो है वहां पर उनको पकड़ा नहीं गया था, वहां पर जो है नाजिस नहीं आए थे, तो वो खुश थी। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और अब जो है ये जो डेट है मतलब प्रेजेंट डेट है, जिस दिन वो डायरी लिखना उसने स्टार्ट किया था, वो कौन सी डेट थी? वो थी 20 जून 1942, 20 जून 1942। और एनी का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 12 जून को, तो 12 जून 1942 को उसको डायरी मिली थी, और वो 8 साल बाद इस डायरी को लिखना, सॉरी 8 दिन बाद, मतलब 12 तारीख को उसका बर्थडे था और वो 20 तारीख से अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करती है। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, वो उस दिन अपनी उस डायरी के प्रति डेडिकेट हो जाती है, वो अपनी डायरी आज से लिखना शुरू करेगी। तो ये तो उसने जो है अपना एक छोटा सा ब्रीफ स्केच दिया है अपनी लाइफ के बारे में, कि उसके परिवार में कौन कौन है, ये सब उसने बताया है, और इससे पहले मतलब अब तक उसने क्या क्या किया था, कहाँ कहाँ वो पढ़ी थी। तो अब वो आज की जो है डेट से वो स्टार्ट करती है, संडे 20 जून 1942। तो ऊपर जो है उसने अपनी डेट लिखी हुई है, और फिर वो लिखती है डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी। किटी डायरी का नाम है, ये चीज आपको याद रखनी है कि डायरी का क्या नाम था, तो वो किटी था। मतलब शॉर्ट में आ सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ द डायरी, या फिर जो मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आ सकता है क्वेश्चन। अवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, ये जो है क्वैकिंग इन बूट्स इसका मतलब होता है कि डर से कांपना, शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। तो हमारी जो पूरी क्लास थी वो डर से कांप रही थी, वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। क्यों थी? द रीजन, क्या रीजन था उसका? ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। क्योंकि जो टीचर्स थे अब उन्हें डिसाइड करना था कि कौन जो है अगली क्लास में जाएगा और कौन जो है इसी क्लास में रह जाएगा, यानी कि एक तरह से उनका रिजल्ट आना था कि कौन पास हुआ है और कौन फेल हुआ है। तो सारी क्लास जो थी वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी जो क्लास थी वो बैट्स लगा रही थी, वो शर्तें लगा रही थी कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। जी एंड आई लाफ अवर सेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। तो जो ये जी एन है, ये उनकी फ्रेंड थी एक, उनका नाम था जी एन, एंड आई और जो मैं, लाफ अवर सेल्व्स हम हंस रहे थे, सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे जो दो लड़के बैठे थे उनकी बातों को सुनकर। सी एन एंड जैकेस, उनका क्या नाम था? सी एन और जैकेस, जो दो लड़के उसके पीछे बैठे हुए थे उनका नाम था सी एन और जैकेस। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट, जिन्होंने शर्त पर अपनी पूरी हॉलीडे की सेविंग लगा दी थी, छुट्टियों की जितनी भी सेविंग्स थी वो पूरी की पूरी जो है शर्त में उन्होंने लगा दी थी, दांव पर उन्होंने लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक। यू आर गोइंग टू पास, मतलब पूरा जो है दिन यही चलता रहा उनकी क्लास में कि तुम तो पास होने वाले हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। यस यू आर, अरे हाँ तुम तो पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। तो आपस में मतलब बच्चे बातें कर रहे थे कि अरे तुम तो पास हो जाओगे, तो कोई कहता है कि अरे मैं तो पास नहीं होऊंगा। तो इस तरह से जो है आपस में उनकी बातें पूरा दिन चलती रही। इवन जी प्लैंडिंग ग्लास एंड माई एंग्री आउटब्रेस्ट कांट काम, जो जीस थी यानी कि जो उसकी फ्रेंड थी, उन्होंने भी जो है प्लीडिंग ग्लासेस मतलब एक तरह से उनसे रिक्वेस्ट की कि चुप हो जाओ, और माई एंग्री आउटब्रेस्ट, और मैंने गुस्से में उनके ऊपर चिल्लाया भी, लेकिन फिर भी कोई भी चुप नहीं हुआ। इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज, तो मेरे क्लास में बहुत सारे बेवकूफ बच्चे हैं। डेट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, लगभग जो है क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, जिनको कि फेल हो जाना चाहिए, मतलब जो कि फेल हो सकते हैं
जिनको फेल होना चाहिए, जो कि वापस इसी क्लास में रहने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे डमीज हैं। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। लेकिन जो टीचर्स होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। यानी कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं, जिनके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या कर देंगे। हम उनके बारे में मतलब हम सोचेंगे कि शायद जो टीचर्स है वो इन्हें फेल कर देंगे, लेकिन वो उन्हें पास भी कर सकते हैं। अब ये एना फ्रैंक ने क्यों बोला था, ये शायद वही जानती है कि आखिर क्यों उन्होंने टीचर्स के लिए ऐसा बोला। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं जो हूँ वरीड नहीं थी, वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी अपनी जो उसकी सहेलियां थी उसके बारे में और अपने बारे में। मतलब एना को पता था कि वो पास हो जाएगी। वो बहुत ही मतलब एक मिजाज और वो लड़की थी। वी विल मेक इट, हम तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। केवल एक ही सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी, वो था मैथ। तो एने फ्रैंक को जो है मैथ से डर लगता था, या ये कह लीजिए कि मैथ में वो अच्छी नहीं थी, और वो श्योर भी, और इसलिए वो मतलब श्योर नहीं थी कि मैथ में उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। हालांकि हम केवल इंतजार ही कर सकते थे। अंटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। हमने एक दूसरे को कहा कि नॉट टू लूज हर्ट, की परेशान नहीं होना है। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, देयर आर 9 ऑफ देम। यानी कि मैं अपने जो टीचर्स था, टीचर्स के साथ मेरे जो रिलेशन थे वो बहुत ही अच्छे थे। मेरे पास मतलब उसके जो एन एफ रैंक के जो है 9 टीचर थे, 9 टीचर थे, 7 मैन एंड 2 वुमेन, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। मिस्टर कैसिंग द ओल्ड फोगी हु टीच मैथ। ओल्ड फोगी होता है जो ओल्ड फैशन पर्सन होता है। तो एक जो मैथ के जो उनके टीचर थे उनका नाम था मिस्टर केसिंग, और वो क्या थे, वो ओल्ड फोगी थे, बहुत ही ओल्ड फैशन थे। वो मैथ्स पढ़ाया करते थे। वाज एनोयड विद मी फॉर एजेस, वो मुझसे परेशान रहते थे, बिकॉज क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत ज्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। पहले तो उन्होंने बहुत सारी मुझे वार्निंग दी कि चुप हो जाओ, बातें मत करो, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, एक ऐसे लिखने के लिए ए चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स पर। चैटर बॉक्स का क्या मतलब होता है, मतलब जो बातों नहीं होता है, जो बहुत ज्यादा बातें करता है। तो चैटर बॉक्स के ऊपर जो है, क्योंकि जो एने थी वो बहुत बातें करती थी क्लास में, चुप नहीं बैठती थी, तो फिर उसके टीचर क्या कहते हैं कि ठीक है तुम चैटर बॉक्स पर ही ऐसे लिख कर लाओ। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। एक चैटर बॉक्स, इस पर तुम क्या लिख सकते हो। तो एने फ्रैंक मतलब सोच रही है कि मैं इस विषय पर क्या लिख सकती हूँ। तो आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, ठीक है मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड क्या, आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। मैंने जो टाइटल था जो मुझे दिया गया था ऐसे लिखने के लिए सब्जेक्ट, उसको मैंने अपनी नोटबुक में लिखा। टक्ड इट इन माई बैग, अपने बैग में इसको रख दिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और फिर मैं शांत बैठने की कोशिश करने लगी। डेट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कोट माई आई, तो फिर मेरी नज़र उस एसे के नोट पर पड़ी। यानी कि जब मैंने अपना पूरा होमवर्क कर लिया था तब मैंने देखा कि मुझे तो वो ऐसे भी करना था। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं जो हूँ उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी, मैं उस विषय पर जो है विचार करने लगी कि मैं क्या लिखूँ। वाइल चीविंग, चबाते हुए द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने पेन की निप को, अपने पेन की ऊपर की जो टॉप होती है उसको मैंने अपने मुंह में दे लिया। मैंने उसे चबाते हुए मैं सोचने लगी कि मैं इस पर क्या लिख सकती हूँ। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। एनीवन, कोई भी जो है, कुड रैम्बल ऑन होता है कि मतलब कुछ भी लिख देना विदाउट कोई एम, किसी बिना किसी एम के, एमलेसली कुछ भी लिख देना। तो मैं मतलब कोई भी व्यक्ति इस पर कुछ भी लिख सकता है। एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, और शब्दों के बीच में बड़े बड़े स्पेस भी छोड़ सकता है, बड़ी बड़ी जगह भी छोड़ सकता है। मतलब इससे क्या होगा कि इससे जो ऐसे है ना वो लंबा लगे। बट किंतु द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन क्योंकि हमारी जो एने थी वो एनीवन नहीं थी, वो ऐसे ही कुछ भी नहीं थी कि कुछ भी लिख देगी, वो उसे बातें करना पसंद था। तो वो अपने इस आर्ग्यूमेंट को भी सही साबित करना चाहती थी कि बातें करना जो है वो नेसेसिटी है, वो ज़रूरी है। तो
वो अपने पक्ष में कुछ लिखना चाहती थी ताकि उसके टीचर को लगे कि हाँ भाई बातें करना भी ज़रूरी होता है। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा, मैंने बहुत सोचा। एंड सडनली, और फिर अचानक, आई हैड एन आइडिया, मेरे अंदर एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कैसिंग हैड असाइन मी, जो मिस्टर कैसिंग ने मुझे असाइन किया था होमवर्क, मैंने उस पर 3 पेज लिख दिए। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं सेटिस्फाइड थी, यानी कि वो जो है अपने काम से सेटिस्फाइड थी कि उसने सही लिखा है। आई आर्ग्यूड, मैंने जो है आर्ग्यू किया डैट कि टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट स्टेट, कि बातें करना तो एक स्टूडेंट की क्वालिटी है, एक छात्र की का गुण है बातें करना। एंड डैट, और ये भी लिखा, आई वुड डू माई बेस्ट, कि मैं पूरी कोशिश करूँगी टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि मैं इस पर नियंत्रण पा सकूं। कि बातें करना तो हमारी एक तरह से क्वालिटी होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम बातें करूँ, मैं इस पर कंट्रोल कर सकूँ। बट किंतु डेट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, मैं कभी भी अपने आप को बिल्कुल भी क्योर नहीं कर पाऊंगी, यानी कि मैं बातें करना बिल्कुल बंद कभी नहीं कर पाऊंगी माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, क्योंकि ये मेरी आदत है। सिंस, क्योंकि माई मदर, मेरी जो माता जी है, टाक्ड एज मच एज आई, वो भी उतनी ही बातें करती है जितनी कि मैं करती हूँ। इफ़ नॉट मोर, अगर ज़्यादा नहीं। अगर मेरी माता भी जो है मेरी तरह ही बातूनी है, वो ज़्यादा तो बातें नहीं करती, लेकिन जितनी बातें मैं करती हूँ वो भी उतनी ही बातें करती है। एंड डैट, और कि देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू, तुम कुछ नहीं कर सकते अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, अनुवांशिक गुणों के बारे में, यानी कि जो तुम्हें अपने माता पिता से मिला है उस पर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो इनहेरिटेड है, मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। मिस्टर कैसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, तो मिस्टर कैसिंग को जो है बहुत हंसी आई मेरी आर्ग्यूमेंट सुनकर, मतलब जो मिस्टर कैसिंग ने उसका ऐसे पढ़ा तो उन्हें बहुत हंसी आई। बट किंतु व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, किंतु जब अगले लेसन के मतलब जब अगला लेसन मिस्टर कैसिंग पढ़ा रहे थे और मैं अपनी बातें करती ही जा रही थी, मैंने अपनी बातों को करना को जारी रखा। ही असाइन मी अ सेकेंड एसे, तो उन्होंने मुझे एक और एसे लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन, और इस बार जो है उसका क्या टाइटल था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक इनकॉरिजिबल यानी कि जिसको सुधारा ना जा सके, चैटर बॉक्स बात करने वाला व्यक्ति, एक ऐसा बातूनी व्यक्ति जिसको हम सुधार नहीं सकते। आई हैंडेड इट इन, मैंने जो है इसको भी लिख कर दे दिया। एंड मिस्टर कैसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और मिस्टर कैसिंग ने जो है अगले 2 लेसन तक कोई भी शिकायत नहीं की, यानी कि उन्होंने जो है अपने अगले 2 लेसन पढ़ा लिए। हो सकता है शायद एनी ने उन 2 लेसन में ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया हो, ज़्यादा बातें नहीं की हो, तो मिस्टर कैसिंग ने भी कोई कंप्लेन नहीं की। हाउ एवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, लेकिन जब तीसरा लेसन वो पढ़ा रहे थे, ही हैड फाइनली हैड एनफ, उनको जो है मतलब वो परेशान हो गए थे, अब उनके जो है बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। एना फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास राइट एन ऐसे एंटाइटल, तो फिर वो एने से कहते हैं कि एने, तुम बातें कर रही हो क्लास में, इसलिए तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम एक ऐसे लिखो, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, तो ये उन्होंने जो है टाइटल दिया, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो यहाँ पर जो है वो चैटर बॉक्स किसको बोल रहे हैं, वो एने फ्रैंक को बोल रहे हैं। और क्वैक 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 यानी कि बातें करते रहना, जैसे बत्तखें होती है वो क्वैक 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 करते हैं, तो इस तरह से। द क्लास रोअर्ड, पूरी क्लास हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ रही थी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, हालांकि मैं जो हूँ मतलब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मैं थक चुकी थी अपनी इन्वेंशन करते करते, अपने विचार लिखते लिखते, कुछ मतलब ओरिजिनल लिखते लिखते, नयापन लाते लाते इस टॉपिक पर, क्योंकि उसने अब तक जो है 2 ऐसे लिख दिए थे चैटर बॉक्स के ऊपर, और वो जो है लगभग अपने सारे विचारों को उसमें लिख चुकी थी। लेकिन अब क्या था, अब उसे फिर से लिखना है। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब मुझे कुछ और करना था, अब मुझे कुछ और कुछ मतलब अलग सा कुछ नयापन इसके अंदर लाना था। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल। माई फ्रेंड, मेरी जो एक मित्र थी सैने, सैने मेरी एक फ्रेंड थी सैने, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी थी, अच्छी अच्छी कविताएं लिखा करती थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि वो मेरी मदद करेगी टू राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, इस ऐसे को शुरू से लेकर आखिर तक एक कविता के रूप में लिखने की। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूदने लगी, यानी कि एना जो है हमारी बहुत खुश हो गई। मिस्टर कैसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, मिस्टर कैसिंग जो है मेरा मजाक बनाना चाह रहे थे विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, ऐसा जो है रिडिकुलस सब्जेक्ट देकर, एक ऐसा मतलब मजाकिया विषय देकर वो मेरा मजाक बनाना चाह रहे थे। बट आई हैड मेक श्योर, लेकिन मैंने जो है मैं भी श्योर थी, द जोक वाज ऑन हिम, कि ये मजाक उन पर ही भारी पड़ेगा।
आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम फिनिश की, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये एक पोएम थी एक मदर डक के बारे में, एंड अ फादर स्वान, और एक स्वान फादर के बारे में, विद 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 छोटे छोटे डकलिंग्स थी, हु वर बिटन टू डेथ, जिनको जो है मार दिया था बाय द फादर, पिताजी ने, बिकॉज क्योंकि दे क्वैक टू मच, वे बहुत ज़्यादा बातें करती थी। तो क्योंकि उनके बच्चे जो है 3 डकलिंग्स थी और वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करती थी, तो फादर स्वान ने उनको मार दिया था। लकीली मिस्टर कैसिंग टुक द जोक द राइट वे, तो लकीली जो है मिस्टर कैसिंग ने इस जोक को सही तरीके से लिया। तो यहाँ पर जो है मतलब जो एने ने बुक सॉरी जो पोएम लिखी है एने ने, तो उसमें जो ये फादर स्वान है ये वो मिस्टर कैसिंग को बता रही है, और जो डकलिंग्स है वो खुद को बता रही है। तो क्योंकि मिस्टर कैसिंग उसको डांटते रहते हैं, उसको पनिशमेंट देते रहते हैं, तो एक तरह से वो कह रही है कि मतलब जैसे फादर स्वान ने अपने डकलिंग्स को मार दिया था, इसी तरह मिस्टर कैसिंग भी उसको परेशान कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर कैसिंग ने जब ये पढ़ा तो उन्होंने इस जोक को जो है सही वे में लिया, उन्होंने इसका कोई गलत मतलब नहीं निकाला। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उसने जो है